students, myself Nirav Soratia. Once again, I welcome you all on this platform. So, students, as in standard 12th, subject physics, chapter number 3, that is current, electricity. Until now, we have completed 3 video lectures. 3 part हमने complete किए. So, today we are going to discuss part number 4, that is video lecture number 4 on this chapter. So, you can see on the board. The topic is resistivity of various materials. चलो कितने सारे मटेरियल्स हैं तो वो सब की रेजिस्टिविटी. अब एक क्वेश्चन आएगा रेजिस्टिविटी याद करो. लेक्चर नंबर 3 रेजिस्टिविटी. व्हाट वाज द फॉर्मूला? R is equal to rho L upon A. This was the formula of resistance. R is equal to rho L upon A. Rho means resistivity, L means length, A means area. So on the basis of this formula, we can find the formula of resistivity rho, that is RA upon L. So this is the formula, and we know SI unit. वो मैंने बोला था याद रखना अच्छी तरह से. What is the SI unit of resistivity? Omega into meter. Very important part. Clear? All this we have discussed in last part of this video lecture of this chapter. Okay. So basically, see, 3 types of materials are given to you. As you can see, metals, that is conductor, insulators, that is non-conductor, and third one semiconductors. ये पढ़ गए होगे. Clear? Basically आगे. तब उसकी resistivity क्या होती है? रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ. We are discussing resistivity, that is rho. दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखना. रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये फॉर्मूला पे से आप देख सकते हो. सो देख लो, मेटल्स होगा, उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी? वेरी सिंपल, लो रेजिस्टिविटी. देखो एक कैसे, दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है, बट रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी, उसका मतलब यही होता है कि करंट को रेजिस्ट करना, मतलब करंट को ओपोज करना. जितना करंट आएगा इनपुट, हम लोग रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी लगाएंगे तो आउटपुट हमें उतना थोड़ा कम मिलेगा. मतलब थोड़ा बहुत करंट होगा, थोड़ी बहुत करंट एनर्जी वो वेस्ट हो जाएगी. वो कौन वेस्ट करेगा? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. क्लियर? अब दूसरी बात, मान लो रेजिस्टिविटी है, कोई भी एक कॉपर है, कोई भी मेटल ले लो, कॉपर, एल्यूमिनियम, उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी. हर एक मेटल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है, बट रेजिस्टेंस आप लोग चेंज कर सकते हो. कैसे? लेंथ या एरिया से. वो हमने पढ़ा था, लेंथ बढ़ा दो या एरिया घटा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, या उल्टा लेंथ घटा दो एरिया बढ़ा दो. मतलब कुछ भी डायमेंशन में चेंज करना है, डायमेंशन में चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज कर पाओगे, बट रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है, कोई भी मेटल की, कोई भी एलिमेंट की, कोई भी मटेरियल की. क्लियर? रेजिस्टिविटी रो इज फिक्स्ड, बट रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायमेंशंस, दैट इज लेंथ एंड एरिया. वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. ओके. सो बेसिकली मेटल मींस जिसमें से करंट इजीली फ्लो होता है. करंट इजीली फ्लो हो रहा है, उसका सिंपल मीनिंग है उसको रेजिस्टेंस कम लग रहा है, सामने से कोई धक्का कम देगा, उसको अपोज नहीं करेगा, तो ही ज्यादा करंट फ्लो का मतलब उसकी रेजिस्टिविटी कम है. सिंपल. तो अब तुम लोग बोलो इंसुलेटर्स. इंसुलेटर मतलब जिसमें से करंट बिल्कुल फ्लो ही नहीं होता या बहुत थोड़ा कुछ होता है, तो उसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा? रेजिस्टिविटी कैसी होगी? मोर. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. तो मेटल की रेजिस्टिविटी कितनी रेंज में? 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 ओमेगा मीटर. माइनस पावर है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होगी. You can see the example सिल्वर, उसकी रेजिस्टिविटी 1.6 into 10⁻⁸. कॉपर 1.7 into 10⁻⁸. तो दोनों में से किसकी रेजिस्टिविटी कम है? सिल्वर की कॉपर की? सिंपल है, सिल्वर की है. पावर 10⁻⁻8 दोनों में सेम है, पर इधर 1.6 इधर 1.7. सो 1.6 दैट इज सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है. रेजिस्टिविटी कम है सिल्वर की, मतलब कॉपर और सिल्वर दोनों वायर लो तो सिल्वर में से करंट ज्यादा फ्लो होगा, कॉपर में से कम होगा. ठीक है? तो आप लोग बोलोगे एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग जो हमारी वायरिंग होती है ये पूरे घर में, फैन में, ट्यूबलाइट में, वो वायरिंग कॉपर की होती है, सिल्वर की क्यों नहीं? बोलोगे सिल्वर में से करंट ज्यादा फ्लो होता है तो सिल्वर की क्यों नहीं? तो बेस्ट आंसर है सिल्वर महंगा हो जाएगा, इसलिए वायरिंग नहीं कर सकते. ठीक है? नहीं तो सिल्वर बेस्ट मटेरियल होता वायरिंग के लिए. ओके. नेक्स्ट, इंसुलेटर. एज यू कैन सी, रेंज 10⁻10 पावर 10 की पावर 10 और मोर, उससे भी ज्यादा हो सकती है रेजिस्टिविटी. एग्जांपल ग्लास, उसकी 10⁻13. ठीक है? एंड लास्ट वन सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर मतलब दोनों के बीच में. सो द रेजिस्टिविटी इज इन बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर्स. जैसे कि एग्जांपल कार्बन. कार्बन का एक फॉर्म है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल के बीच में वो पूरी ब्लैक कलर की उसकी टिप होती है ना, वो दैट ग्रेफाइट की बनी होगी, कार्बन.
उसकी रेजिस्टिविटी 3.5 इंटू 10⁻⁻⁵, मतलब इन दोनों के बीच। क्लियर? तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर, उसके बाद सेमीकंडक्टर और उसके बाद मेटल, मेटल की सबसे कम। इतना क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, सो रेजिस्टिविटी क्लियर हो गई, ठीक है, तीनों मटेरियल के लिए, दैट इज insulators, semiconductors and conductors, that is metals. So next one is you have to study two types of commercial resistors जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, सर्किट्स होती है, कोई भी डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसमें रेजिस्टर्स यूज होते हैं इन डे टू डे लाइफ। वो मेन दो टाइप के हैं, ठीक है, वो हमें अंडरस्टैंड करने। चलो, तो सबसे फर्स्ट वायर बाउंड रेजिस्टर्स, नाम पे से ही पता चल जा रहा है, वायर बाउंड, बाउंड करना, ठीक है। सो देखो लिखा है, इट इज मेड बाय वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एन एलॉय, वाइंड करना है, क्लियर? वाइंड मतलब टर्न अप। किसका वायर होगा? द वायर इज मेड अप ऑफ एलॉय, एलॉय पता है ना? व्हाट इज एलॉय? एलॉय मींस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स किया है, क्लियर? तो जो एक नया मटेरियल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एलॉय। 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होगे, ठीक है? कोरोजन कम करना है कोई भी मटेरियल का, तो एलॉइंग कर दो उसमें, उसके साथ कोई दूसरा मेटल मिक्स कर दो तो उसका कोरोजन कम हो जाएगा। उसके सिवाय एलॉइंग करोगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा तो करंट ज्यादा वेस्ट होगा हीट के फॉर्म में, सो ज्यादा हीट जनरेट होगी, जैसे वो पढ़ा होगा आपने, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में। जैसे हीटर होता है, क्लियर, या फिर ओवन होता है, या फिर बल्ब होता है हमारा, उसमें फिलामेंट होता है बीच में, टंगस्टन का बना हुआ होता है, वो एलॉय है, क्लियर। बेसिकली क्या करेगा हीटर? पानी गर्म करता है, तो वो हीट कहाँ से आती है? तो कुछ नहीं होता, उसमें एलॉय होता है, एलॉय में से करंट फ्लो होगा तो एलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा हीट निकलेगी, तो अपने आप पानी गर्म हो जाएगा। सेम वे बल्ब एंड ओवन वही सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, क्लियर। एलॉय का पता चला, एलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस इज हाई, सो वो ज्यादा और ज्यादा हीट निकालेगा अपने अंदर से, वेस्ट के फॉर्म में, हीट एनर्जी विल बी वेस्टेड, क्लियर। सो कौन से एलो यूज करते हैं वायर बाउंड रेजिस्टर्स में? सो फर्स्ट वन मैंगनीज, नाम याद रखना, मैंगनीज किससे बना है? तीन को मिक्स करके। कौन से तीन? कॉपर, मैंगनीज एंड निकल। सेकेंड कॉन्स्टेंटन, वो किसको मिक्स करके बना है? कॉपर प्लस निकल। एंड थर्ड वन वेरी बेस्ट एग्जांपल, क्लियर, बहुत जगह पे यूज होता है, याद रख लेना, निक्रोम। उसमें किसको मिक्स किया? निकल, क्रोमियम एंड Fe, दैट इज फेरम आयरन। सो निकल क्रोमियम आयरन, इसको मिक्स करो तो निक्रोम बन जाएगा, क्लियर। ये अच्छी तरह से याद रख लेना, निक्रोम वायर कई जगह पे यूज होता है। दूसरी बात, ये जो रेजिस्टर है वायर बाउंड रेजिस्टर्स, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, स्मॉल। कितना स्मॉल होगा? अप टू 100 ओमेगा, 100 ओमेगा की उसकी रेंज है मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, मतलब छोटे रेजिस्टेंस होंगे, छोटी वैल्यू के, उसमें वायर बाउंड रेजिस्टर होगा। दूसरी बात, ये जो रेजिस्टेंस होंगे इसकी साइज बहुत बड़ी होगी, वो भी यहाँ पे लिख दूं, द साइज ऑफ दिस रेजिस्टेंस विल बी बिग, मतलब वो बड़े रेजिस्टर्स होंगे, क्लियर। तो उसका ऑपोजिट सेकंड है कार्बन रेजिस्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसकी एडवांटेजेस क्या है? स्मॉल साइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी साइज बड़ी थी, इसकी साइज एकदम छोटी है, तो इतना हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको किधर फिट करना है। तो कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब कहीं भी वो बैठ सकता है रजिस्टर, कोई भी इक्विपमेंट में। एंड इनएक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, कार्बन है इसलिए, ठीक है। ये क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि एलॉयज होंगे, एलॉयज आपको महंगे थोड़े मिलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, इट्स रेजिस्टेंस इज हाई, दिस इज वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका रेजिस्टेंस हाई है, इसका कम था वायर बाउंड फर्स्ट वाले का। एंड लास्ट, इट इज यूज्ड इन वेरी स्मॉल सर्किट्स। अभी जो मोस्ट ऑफ सर्किट होती है कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, उसमें मोस्टली जो अभी तो आपने देखा ही होगा, कोई भी डिवाइसेस है वो और छोटे होते जा रहे हैं, तो सर्किट्स भी अंदर छोटी होगी, उसका मदरबोर्ड जो भी है उसमें रेजिस्टेंस यूज होंगे वो एकदम छोटे होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? मेनली दे आर कार्बन रेजिस्टर्स, क्लियर। तो इतना पता चल गया, ओके। ओके फ्रेंड्स, सो टाइप ऑफ रेजिस्टर्स जो हमने अभी पढ़े दो, वायर बाउंड एंड कार्बन रेजिस्टर्स, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, वो हमें समझना है। तो बेसिकली तीन ग्राफ है, क्लियर, फॉर वो तीन मटेरियल के लिए जो हमने देखे थे, दैट इज मेटल, क्लियर, सो कॉपर, सो इट इज metal, then alloy, semiconductors, clear.
तो चलो अच्छी तरह से इसको तीनों ग्राफ को हम समझते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ इज फॉर कॉपर, ये कॉपर का ग्राफ है, कॉपर मींस मेटल। तो अब अच्छी तरह से ग्राफ देख लो, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन, और वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस पे रो है, रो मींस रेजिस्टिविटी, और इनटू 10⁻⁸ सब में लगेगा, ठीक है, दैट इज कंपलसरी। सो क्लोजली ऑब्जर्व द ग्राफ, अच्छी तरह से ग्राफ देखो तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ और धीरे धीरे ऐसे बेंड होके वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, लीनियर नहीं है, सीधा नहीं है, कर्व्ड ग्राफ है। तो इसमें दिख क्या रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है, देख सकते हो टेम्परेचर राइट साइड बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टिविटी अपवर्ड भी बढ़ती जा रही है। तो मींस होगा क्या, सिंपल, मेटल्स में क्या याद रखना है, ये वाला याद रख लेना बस, वन लाइन, ठीक है। रेजिस्टिविटी रो इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, क्या याद रखना है, मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक वायर है, कॉपर का वायर, ठीक है, पहले मान लो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 20 केल्विन है, जो भी बोलो, ठीक है, उसमें से करंट पास किया तो हीट कम निकलेगी, रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब इतना वेस्ट नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ा दिया, 20 डिग्री सेल्सियस में से 50 डिग्री लेके गए, हॉट एकदम टेम्परेचर हो गया, ठीक है, समर्स में। तो तब उस टाइम पे करंट पास करोगे तो ज्यादा करंट हीट के फॉर्म में वेस्ट होगा, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ी मतलब वो हमारे लिए एक तरह का डिसएडवांटेज होगा मेटल्स में, ठीक है। पता चला मेटल्स में क्या याद रखना है, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। सेकेंड इज फॉर एलोइस, एक एलोय हमने देखा निक्रोम, अभी अभी पढ़ा हमने, ठीक है, निक्रोम कहीं पे कई जगह पे यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। तो उसका ग्राफ देख लो आप लोग, और मैंने बोला था निक्रोम है वो क्या है, एलॉय, और एलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, पहले से ही ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि एलॉय इसलिए तो किस में यूज होता है, मैंने हमने बात की अभी, जैसे हीटिंग डिवाइसेस, ओवन में या वाटर हीटर, ऐसे सब जगह पे, क्यों, क्योंकि जो एलॉयज होता है उसकी रेजिस्टिविटी पहले से इतनी ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाओ ना बढ़ाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो देख सकते हो। तो स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है 1.1, ठीक है, 1.1 से कम, उसका उसकी रेजिस्टिविटी थी कब, जब टेम्परेचर जीरो था तब। तो सोच रहे हो तुम लोग, टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर है, ठंडी में इतनी ठंडी है तो भी इसकी रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा है। फिर धीरे धीरे ग्राफ ऑब्जर्व करो, लीनियर ग्राफ है सीधा, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 200, देन 400 केल्विन, 600, टेम्परेचर 200 के फॉर्म में बढ़ रहा है, तो रेजिस्टिविटी इतनी नहीं बढ़ रही है, देखो इसमें रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसमें थोड़ी बहुत बढ़ रही है। तो इसमें ये याद रखना है, रेजिस्टिविटी नॉट इंक्रीज वेरी मच विथ टी, मतलब रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है 200 400 600, बट रेजिस्टिविटी उतनी नहीं बढ़ रही है जैसे इसमें बढ़ रही थी वैसे। मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि एलॉयज में रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ रेजिस्टिविटी में इतना कुछ चेंज नहीं आएगा, किसमें, एलॉय में। इसीलिए एलॉयज को हीटिंग डिवाइस में यूज किया जाता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, क्लियर, एलॉय की रेजिस्टिविटी मोस्टली सेम ही रहेगी। लास्ट इज सेमीकंडक्टर्स, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम पढ़े, जो सोलर पैनल में यूज होता है ना, सिलिकॉन, ऐसा ही 14 नंबर वाला, ठीक है, सिलिकॉन। इसमें देख लो वेरी इंटरेस्टिंग केस, इसमें देखोगे, इफ यू ऑब्जर्व द ग्राफ, तो ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी डाउनवर्ड मतलब डिक्रीज हो रही है। सो हियर इज द रिजल्ट, रो दैट इज रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसका मेटल का उल्टा हुआ, इसमें टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी बढ़ी, इसमें उल्टा टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी घट गई, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी ऐसे सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स है, उसमें आप लोग को क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाओ और ज्यादा बढ़ाओ टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी, मतलब हमारे लिए उतना फायदा है। इसलिए तो सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर हम किसमें यूज करते हैं, सोलर पैनल में। सोलर पैनल है, सन की लाइट गिरेगी, टेम्परेचर बढ़ा, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी, रेजिस्टिविटी कम हुई मतलब उतना ही हमें ज्यादा करंट मिलेगा, हमारे लिए कितना फायदा हो गया। पता चला क्यों सेमीकंडक्टर्स को सोलर पैनल में यूज करते हैं। डाउट, तीनों अच्छी तरह से क्लियर हो गए, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो तीनों ग्राफ अच्छी तरह से क्लियर हो गए और उसके लास्ट रिजल्ट अच्छी तरह से याद रखने। सो अब यही टॉपिक के ऊपर एक फॉर्मूला आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला पे से हम आगे सम्स करेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखना, देखो फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, रो टू, रो मींस रेजिस्टिविटी, रो टू इज इक्वल टू रो वन
स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा द इनटू ब्रैकेट T2 माइनस T1। क्लियर? ये अल्फा बाद में बता रहा हूं मैं। अब रो 2 क्या है? दो रेजिस्टिविटी देखो, रो 1 रो 2 और सेम टू सेम दो टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या होगा? दोनों टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी और ये रेजिस्टिविटी के फॉर्म में, अब यही फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के फॉर्म में। R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला में अच्छी तरह से याद रखना है, ये आगे हम सम में यूज करेंगे। इसमें क्या याद रखना, देखो जब टेम्परेचर T1 होगा तब रेजिस्टेंस R1 होगा और जब टेम्परेचर T2 होगा तब रेजिस्टेंस R2 होगा। मतलब आपको सम में दो रेजिस्टेंस होंगे और दो टेम्परेचर होंगे। R1 रेजिस्टेंस कौन से वाले टेम्परेचर पे होगा? T1 पे, और R2 रेजिस्टेंस T2 पे। तो इस हिसाब से वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रख लेना है, इसके ऊपर से हमें सम्स करने हैं। तो ये फॉर्मूला मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें फिर सम में इजी रहे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? R2 इज इक्वल टू R1 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। अब ये बात करते हैं अल्फा की। सो व्हाट इज दिस अल्फा? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछते हैं। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। एक वो कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो दिया होगा। हर एक मटेरियल का अपना अपना टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट दैट इज अल्फा डिफरेंट होगा, वो आपको सम में दिया होगा। ओके, दूसरी बात, उसका डायमेंशन क्या होगा? अल्फा का डायमेंशन मींस यूनिट, तो उसका यूनिट होगा टेम्परेचर टू द पावर इनवर्स। टेम्परेचर का इनवर्स मतलब ये भी लिख सकते हो 1 डिवाइड बाय टेम्परेचर, ये याद रख लेना है। दूसरी बात, मेटल्स के लिए अल्फा, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव। तो एग्जाम में पूछ देंगे कि अल्फा की वैल्यू दी होगी, चार ऑप्शन होंगे, तीन नेगेटिव दिए होंगे, एक पॉजिटिव दिया होगा। तो बोलेंगे कि मेटल्स है कोई भी, कॉपर के लिए इसमें से कौन सा होगा? तो तीनों नेगेटिव वाले ऑप्शन कट हो जाएंगे, क्यों? मेटल्स के लिए पॉजिटिव होगा। और सेमीकंडक्टर होगा तो उसकी वैल्यू अल्फा की नेगेटिव होगी। तो इस पे से एमसीक्यूज बनेंगे, याद रखना, ठीक है। इतना क्लियर होगा? ये फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से याद रख लेना, मैंने साइड में लिख दिया है। अब इसके ऊपर से चलो हम सम्स थोड़े देखते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर्मूला हमने लिख दिया जो अभी पढ़ा, ठीक है, दैट इज ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। तो उसके ऊपर से चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, टेक्स्ट बुक का है, ठीक है, इन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज एग्जांपल 3.3। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस निक्रोम वायर एज इट्स हीटिंग एलिमेंट। एक टोस्टर है, हीटिंग एलिमेंट उसमें कौन सा यूज किया? निक्रोम वायर। व्हेन स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, वो वायर में से करंट पास कर रहे हैं, इट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर कितना है? 27। तो जो भी रूम टेम्परेचर होता है या जो भी फर्स्ट आपको टेम्परेचर दिया जाएगा, याद रख लेना, उसको T1 बोल देना। तो कितना है हमारा रूम टेम्परेचर? T1 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इज फाउंड टू बी 75.3 ओमेगा। तो जब टेम्परेचर कितना है 27, तब रेजिस्टेंस इतना है। तो मैंने बोला जब टेम्परेचर T1 है तब रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? R1। So what is R1? 75.3 ओमेगा, ठीक है। T1 R1 मिल गया। चलो आगे, when toaster is connected to 230 voltage, voltage पढ़ गए, potential। So what is the voltage? 230 voltage है हमारे पास। After few seconds the current becomes 2.68 एम्पियर। तब करंट कितना हो रहा है? करंट इज 2.68 एम्पियर। कब? जब वोल्टेज सप्लाई इतना है तब करंट इतना है। इन क्वेश्चन व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ निक्रोम, तो दूसरा टेम्परेचर कितना होगा उसके बाद। तो देखो हमारे फॉर्मूला में क्या चीजें होनी चाहिए? आर आर होना चाहिए, R1 R2 एंड T1 T2। अल्फा तो हमें लास्ट में दिया होगा, तो T1 R1 है, अब T2 नहीं है और R2 नहीं है, तो ये V है और ये I है। तो ओम्स लो याद है, क्या था ओम्स लो? V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें से R मिल जाएगा। अब ये R हमारा R1 तो मिल गया, तो अब ये क्या होगा? R2 होगा। सो सिंपल, R2, ये I कहां जाएगा? डिवाइड में। सो R2 इज इक्वल टू V बाई I। सो V वोल्टेज कितना था? 230 अपॉन I, करंट कितना है? 2.68। अब गुजरात बोर्ड वालों को कैल्सी अलाउड होगी तो कैल्सी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं कैल्सी में वर्क कर दूं। सो 230 डिवाइड 2.68, सो आंसर इज 85.82, 85.82 ओमेगा। ये क्या मिल गया हम लोगों को? दिस इज योर R2। तो इधर लिख दूं, R2 मिल गया। अब ढूंढना क्या है? व्हाट इज
स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ निक्रोम, टेम्परेचर ढूंढना है, कौन सा टेम्परेचर T1 है तो T2 ढूंढना है, सिंपल। सो यू हैव टू फाइंड T2, R1 है R2 है, T1 है T2 ढूंढना है, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। दूसरा आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ निक्रोम, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट याद है ना, अभी क्या बोलते थे, अल्फा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा दिया है 1.70 into 10 raised to -4। क्लियर, ये दिया गया है। चलो इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी बात 1.70 into 10 raised to -4 ये दिया है आप लोगों को। चलो ऊपर लिख दें थोड़ा। सो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1.70 into 10 raised to -4। तो इसको स्प्लिट अप कर सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, 10 to the -4 मतलब किसी को पता नहीं है तो चलो बता दो 1.70, ये -4 पावर है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगी, सो इट विल बिकम 10 रेज टू 4। ठीक है, अब 10 रेज टू 4, 10 रेज टू 4 मतलब 10 into 10 into 10, तो सिंपल है, कितनी पावर है 4 पावर है, तो 4 जीरो लग जाएंगे, तो मतलब इतना हो जाएगा 10,000। पता चला ये। अब 1.70 डिवाइड 10,000, तो पॉइंट उतना लेके जाओ, या कैलसी में आप लोग कर लेना वर्क, तो कितना आएगा, इट विल बिकम 0.00017। दिस इज द वैल्यू, किसकी वैल्यू मिली, ये अल्फा की। तो इधर लिख दूं, सो हमारा अल्फा कितना है 0.00017, अल्फा भी मिल गया। देखो अब ये मिटा दूं, ओके। तो चलो इतना क्लियर हो गया। बस अब ढूंढना क्या है, वी हैव टू फाइंड T2। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो फॉर्मूला इज R2 is equal to R1 then 1 plus alpha T2 minus T1। चलो जितनी वैल्यूज है वो पुट करते जाओ। So therefore R2, what is the value of R2? Here it is 85.82, 85.82 is equal to R1। What is the value of R1 given? ठीक है, ये बॉक्स कर दूं तो आपको अच्छे से दिखे। So R1 is 75.3, so here R1 75.3, फिर into bracket then square bracket 1 plus alpha, value of alpha हमने अभी फाइंड की 0.00017, then into bracket T2 we have to find, तो ऐसे लिख दो T2 then minus T1। so what is the value of T1, 27, तो 27 लिख दो, फिर छोटा ब्रैकेट कंप्लीट एंड लास्ट फाइनल ब्रैकेट। अब इसमें देखना अच्छी तरह से ब्रैकेट में, नहीं तो कंफ्यूज होगी। सो नेक्स्ट स्टेप, अब देखो इन दोनों के बीच इधर स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच कोई भी साइन नहीं होगी तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी इधर इसकी साइन इन दोनों के बीच। तो ये वाला नंबर मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, इधर ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये मल्टीप्लाई, तो ये 75.3 उधर जाएगा तो डिवाइड में। सो 85.82 डिवाइड 75.3, चलो कर देते डिवीजन। क्या है 85.82 डिवाइड, ये डिवाइड में गया 75.3, सो आंसर इज 1.1397, ये इसका आंसर है, इज इक्वल टू, अब ये बच गया, ये तो पूरा चला गया ना डिवाइड में, तो अब अंदर क्या है 1, सो 1 एज इट इज प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा सब कुछ 0.00017, फिर से ब्रैकेट में T2 minus 27। अब बताओ किसको ले जाऊं, तो देखो ये तो पूरा टर्म मल्टीप्लाई में एक साथ है, फिर प्लस है और ये 1 है, ठीक है, तो ये 1 को इधर लेके जाओ, तो इधर प्लस था तो 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 1.1397 माइनस 1 कैलसी में कर लेना, ये करने की जरूरत नहीं है, कितना आएगा 0.1397। अब ये पूरा रह गया, इधर क्या रह गया 0.00017, फिर इनटू ब्रैकेट T2 minus 27। अब ये पूरा ब्रैकेट है और नंबर है, तो इसके बीच कुछ भी साइन नहीं होती तो कौन सी होती, मल्टीप्लाई। तो अब ये पूरा नंबर है, ये इधर लेके जाओ, तो मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये और इसका डिवाइड ये, सो क्या आएगा 0.1397, उसको डिवाइड करना है ये इससे, सो डिवाइड बाय 0.00017, सो आंसर इज 821.76 इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया T2 minus 27। अब T2 फाइंड करना है तो -27 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 821 और इसमें ये प्लस 27 कर दो, सो 821.76 then plus 27, so final answer is 848, so T2 is 848.76 आ रहा है, बट आप लोग 848 रखो तो भी चलेगा, इट इज डन। और सिंबल दे देना, इसका डिग्री सेल्सियस का, इसका भी सिंबल डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, इजी था, एक ही फॉर्मूला याद रखना है बस, बाकी तो कैलसी वर्क करना है आपको। देख लो और साथ में ये नोट डाउन करते जाना तो इजी रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे हुआ वो क्लियर हो गया। ओके। ओके फ्रेंड्स, तो चलो इसके पहले वाला एग्जांपल क्लियर हो गया 3.3। नेक्स्ट एग्जांपल 3.4 टेक्स्ट बुक में से। सो सी द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पहले समझते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम थर्मोमीटर, एक प्लेटिनम का थर्मोमीटर, उसका रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट। अब ये बताओ, आइस पॉइंट मतलब जब आइस बनती है, तो आइस कब बनती है वाटर में से, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपको टेम्परेचर मिल गया, पहला टेम्परेचर। सो व्हाट इज योर फर्स्ट टेम्परेचर T1, आइस पॉइंट मींस 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट इज 5 ओमेगा, मतलब जब टेम्परेचर T1 है तब रेजिस्टेंस R1 कितना है, 5 ओमेगा। नेक्स्ट एंड एट स्टीम पॉइंट। चलो स्टीम पॉइंट, पानी में से स्टीम कब बनती है, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री, मतलब T2 कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड टेम्परेचर। देन एट दैट पॉइंट रेजिस्टेंस इज 5.23 ओमेगा। सो जब टेम्परेचर T2 होगा तब रेजिस्टेंस R2। सो व्हाट इज R2, 5.23 ओमेगा। दो टेम्परेचर और दो रेजिस्टेंस मिलके। अभी देखो इसमें ट्विस्ट आएगा। व्हेन द थर्मोमीटर is inserted in a hot bath। अब थर्मोमीटर को एक हॉट बाथ में रख दिया जिसमें पानी भरा है, और पानी एकदम हॉट है, गर्म है। कितना गर्म है, कितने टेम्परेचर पे, वो हमें पता नहीं है। तब क्या हो रहा है, एट दैट पॉइंट रेजिस्टेंस बिकम 5.795। तो ये तीसरा रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पे लिखोगे ना 5.795 ओमेगा। क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ, वो जिसमें थर्मोमीटर रखा था जब रेजिस्टेंस इतना है, तब टेम्परेचर कितना, मतलब हमारा तीसरा टेम्परेचर कितना। वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो फॉर्मूला था वो दो टेम्परेचर और दो रेजिस्टेंस के लिए था, पर इसमें तो तीन तीन आ गए। क्लियर। तो ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो सम, बट उससे थोड़ा हार्ड हो जाएगा। उससे अच्छा एक डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला देखो। वो शॉर्ट फॉर्मूला कैसे यूज करना है, तो तीन रेजिस्टेंस देख लो। ठीक है, पहला R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। इसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस सिलेक्ट करो, कौन सा है, 5 वाला। R1 इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये वाला R3। याद रख लेना, R1 सबसे छोटा, R3 सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना है और सबसे बड़ा। क्लियर। बस बाकी एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, चलो वो बता दूं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्टली याद ही रख लेना। क्या कैलकुलेट करना है, T3 टेम्परेचर। सो T3 आपको फाइंड करना है। T3 इज इक्वल टू, अगर T3 फाइंड करना है तो पहले रेजिस्टेंस भी थर्ड वाला लोगे, दैट इज R3। क्लियर। T3 फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस भी कौन सा लेना है, R3। देखना ट्रिक है, फॉर्मूला कैसे याद रखना है। ठीक है, R3। अब माइनस करना है और डिवाइड आएगा। अब माइनस किसको करना है, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस था उसको माइनस करना है। तो सबसे छोटा कौन सा था, अब इसकी जरूर नहीं है, सबसे छोटा याद रखो तो भी नहीं। सबसे छोटा था R1, तो माइनस R1 करना है। पता चला T3 लिया तो इधर R3 क्यों लिया, क्योंकि D3 था, इसके 3 थर्ड वाला। माइनस हर बार कौन सा करना है, छोटा, फिर होल डिवाइड। अब माइनस हर बार छोटा ही करना है, तो माइनस इधर R1 ही आएगा हर बार, माइनस में हर बार छोटा आएगा। तो अब कौन सा रह गया, R3 आ गया, तो अब R2 रह गया, तो इधर आ जाएगा R2। T3 is equal to R3 minus R1 upon R2 minus R1 into 100। ये फॉर्मूला एक अच्छे से याद रख लेना। क्लियर, नोट डाउन कर लेना इसके साथ ही ये वाला फॉर्मूला। जब तीन तीन टेम्परेचर हो तो तीसरा टेम्परेचर। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो सिंपल। सो क्या आएगा, इज इक्वल टू R3। सो व्हाट इज R3, 5.795। सो 5.795 माइनस R1, कितना है R1, 5। सो 5 फिर होल डिवाइड R2। सो व्हाट इज R2, 5.23। 5.23 माइनस R1, R1 इज 5। ये पूरा जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई 100 करना है, ये रहा 100। याद क्या रखना है, माइनस हर बार दोनों छोटे ही आएंगे, नंबर सेम ही आएंगे। सो चलो 5.795 माइनस 5, ये डायरेक्ट हो जाएगा 0.795, और इसका माइनस करो तो कितना आएगा, 0.23 इंटू 100। बस अब चलो कैलसी वर्क कर लेते हैं, सिंपल। तो क्या करूंगा मैं, पहले ऊपर वाले दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। 0.795 इंटू 100 क्या होगा, कैलसी में करोगे 79.5 अपॉन 0.23 डिवाइड में इन दोनों का डिवाइड कर दो, 79.5 देन डिवाइड बाय 0.23। सो आंसर इज 345.65
5, टेम्परेचर था T3, तो यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस आएगा क्योंकि ये सब डिग्री सेल्सियस में थे। देख लो जो क्वेश्चन में यूनिट होगा वही आंसर में आएगा। तो इतना क्लियर हो गया डाउट। तो ये फॉर्मूला ये हमने इसमें से बनाया है, पर वो ट्रिक मेथड नहीं समझनी है कैसे बना है, बस डायरेक्टली आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना इस फॉर्मूला को। ओके, तो चलो एग्जांपल क्लियर हो गए दो। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज। लास्ट टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज होगी, क्लियर, लास्ट में चैप्टर खत्म होगा उसका क्वेश्चन 3.7। चलो क्वेश्चन पहले रीड करें, और जो हमने अभी फॉर्मूला यूज किया था इसके पहले सम में वो मैंने लिख दिया। तो हमारे पास दो फॉर्मूला भी, ठीक है। फिर देखते हैं कौन सा यूज करना है। सो क्वेश्चन, सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2.1। रेजिस्टेंस, तो पहला रेजिस्टेंस है तो R1 लिख दे रहा हूँ, 2.1 ओमेगा एट 27.5। तो पहला रेजिस्टेंस कितने टेम्परेचर पे, सो टेम्परेचर T1 होगा 27.5 डिग्री सेल्सियस, एंड रेजिस्टेंस 2.7 ओमेगा, तो दूसरा रेजिस्टेंस होगा R2 2.7 ओमेगा एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, देख सकते हो आप। सो टेम्परेचर T2 इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना क्लियर। क्वेश्चन, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब अल्फा। तो तुम लोग को क्या ढूंढना है, अल्फा ढूंढना है। तो चलो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे दोनों में से, ये वाला कि ये वाला। ये कब लगाते थे, जब तीन तीन वैल्यू थी, इसमें तो दो ही है तो फर्स्ट वाला ही लगाओ, इजी है। सो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला R2 is equal to R1, then square bracket 1 plus alpha T2 minus T1, जो भी वैल्यूज है पुट करते जाओ। सो R2 is 2.7 is equal to R1 is 2.1, then square bracket 1, so as it is plus alpha, वो तो हमें ढूंढना है, फाइंड करना है ना अल्फा, then into bracket T2 100, then minus T1 is 27.5, then square bracket completed। चलो इसको आगे सॉल्व करें। अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2.7 डिवाइड 2.1, तो डायरेक्टली कर दूं 2.7 डिवाइड 2.1, सो 1.285, इन दोनों का आंसर ये डिवाइड में जाएगा, सो आंसर इज 1.285, देन इज इक्वल टू, तो इधर कौन रह गया 1 एज इट इज, 1 प्लस अल्फा एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इन दोनों का क्या होगा ब्रैकेट में माइनस, सो क्या है 100 माइनस 27.5, सो 72.5, 72.5। दूसरी बात, ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो ये तो बाद में सॉल्व होगा, ये प्लस में 1 तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो ये तो सिंपल 1.285 माइनस 1, सो 0.285 इज इक्वल टू अल्फा, कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई होगा 72.5। अब मल्टीप्लाई है, अल्फा ढूंढना है, तो इसको इधर भेजो तो डिवाइड में चला जाएगा। सो फाइनली अल्फा इज इक्वल टू ये होगा 0.285 होल डिवाइड 72.5, तो कर दो 0.285 डिवाइड 72.5, सो आंसर इज 0.00393, ऐसे कुछ आ रहा है। क्या आ गया आंसर, 0.00393। दूसरी बात, इसका यूनिट क्या लिखोगे, तो हमने पढ़ा था अल्फा का क्या था सिंबल, टेम्परेचर इनवर्स था, याद है उसका ऐसा यूनिट। तो इसमें टेम्परेचर कितना था डिग्री सेल्सियस में, क्या होगा डिग्री सेल्सियस रेज टू इनवर्स, हो गया। यूनिट लिखना वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो इतना क्लियर हो गया। तो आज जितने भी हमने टॉपिक किए, सम्स किए, उसके ऊपर से आपको होमवर्क दे दूं, ठीक है। आज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है। उसके ऊपर से आपको थोड़े क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ, तो देख लो आज का होमवर्क। एक्सरसाइज लास्ट जो चैप्टर खत्म होता है, क्लियर, वहां पे एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस ये सम्स आज हमने किए। क्वेश्चन 3.5, देन क्वेश्चन 3.6 एंड क्वेश्चन 3.8, ये आपको अच्छी तरह से करने, ठीक है। ट्राई, आज हमने फॉर्मूला पढ़े उसी पे से, और ये ना समझ में आ रहे हो तो टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन ये देख सकते हो, ठीक है। और ये देखो 3.6 है, इसमें क्वेश्चन, स्मॉल करंट इज पास थ्रू वायर ऑफ लेंथ मींस L, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया, सो एरिया इज गिवन, दैट इज A, एंड रेजिस्टेंस इज 5 ओमेगा। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो इसमें वो बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, याद रखना, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, रो, ठीक है। ओके, तो बाकी के तो जो हमने आज किए वो आपसे हो जाएंगे। ये 3.6 में थोड़ा याद रखना, फॉर्मूला ये वाला यूज कर देना, क्लियर इतना। ओके, तो ये सम्स के सिवाय थोड़े क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, वो भी देख लो। 1 2 3 4 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है।
ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना, फिर ये होमवर्क आपको करके नोट्स में अपने करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू।